Good morning, student. Today we discuss third law. प्रीवियस क्लास में हम ऑलरेडी 2 लॉज डिस्कस कर चुके हैं. फर्स्ट वन हमारा था कंजर्वेशन ऑफ मास, जिसमें हमने मास के बारे में पढ़ा था, और सेकंड हमारा था कांस्टेंट ऑफ फिक्स्ड प्रपोर्शन के बारे में. ठीक है, तो आज आपने उसका हमें असाइनमेंट भी करके दिखाया. काफी बच्चों ने सही किया था. ठीक है, आज हम उसी से उसके आगे थर्ड लॉ डिस्कस करने वाले हैं. तो जिन्होंने सेकेंड लॉ को अच्छे से पढ़ा है, समझा है, उनको ही थोड़ा सा ये क्लियर होगा. इसलिए ये याद रखिएगा कि सेकेंड लॉ पढ़ना जरूरी है, तभी आपको थर्ड लॉ समझ में आएगा. ठीक है, चलिए देखते हैं हमारा थर्ड लॉ क्या है. थर्ड लॉ है द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस. ठीक है, वो कांस्टेंट प्रोपोर्शंस था. दैट मीन्स वहां पे हमने एक ही कांस्टेंट प्रोपोर्शन की बात की थी. अब यहाँ पे मल्टीपल मतलब बहुत सारे प्रोपोर्शंस हैं, मतलब रिएक्टेंट में और हमारे प्रोडक्ट में काफी सारा वेरिएशन होने वाला है. वो कैसे, वो मैं अभी समझाऊंगी. पहले हम लॉ समझते हैं. ठीक है, हम इसको धीरे धीरे समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है बीच में. इसलिए थोड़ा हम समझेंगे कि आखिर इस लॉ में है क्या. ठीक है, when 2 or more elements combine to form more than one compound. क्या कह रही हैं ये दो लाइनें जो मैंने अभी पढ़ी? वो ये कह रही हैं कि कोई भी क्या 2 और मोर कंपाउंड या एलिमेंट्स क्या हो रहे हैं, कंबाइन कर रहे हैं, तो वो एक से ज्यादा क्या बना रहे हैं, प्रोडक्ट. ओके, कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं उसका, मैं एग्जाम्पल भी समझाऊंगी, पर अभी हम पहले इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं जो हमारा लॉ है. When 2 or more elements combine to form more than one compound, ठीक है, ये समझ में आया. then the mass of one element combine with fixed mass of another element is always in a simple ratio. अब यहाँ पे बहुत सारी चीजें दिमाग में क्लियर करनी पड़ेंगी पहले आपको. सिंपल रेशियो क्या होते हैं? सिंपल रेशियो मतलब जो सिंपली हो, जैसे 2:1, 1:2, 3:1 या 3:2. ओके, या फिर 1:2:3 रेशो. ठीक है, या फिर 1:2:1 रेशो, कुछ इस टाइप से. ठीक है, चलिए हम एक एग्जांपल से थोड़ा सा और क्लियर करते हैं. पहले अभी मैंने आपको लॉ पढ़ के बताया, जो हमारा लॉ है, कौन सा, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन. अब हम उसको थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे एग्जांपल के थ्रू कि वो आखिर कहना क्या चाह रहा है. तो देखिए, हमें पता है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन होके क्या बनाते हैं, वाटर. ठीक है, ये तो सबको पता है, इसमें कुछ नया नहीं है. तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन कंबाइन टुगेदर फॉर्म वाटर. ओके, तो हमने यहाँ पे हाइड्रोजन कितनी ले ली है, 2 ग्राम, ऑक्सीजन कितनी ले ली है यहाँ पे, 16 ग्राम, जो हमें हेल्प कर रही है 18 ग्राम वाटर को फॉर्म करने के लिए. ठीक है, तो हमने यहाँ पे देखा कि हाइड्रोजन हमारे पास 2 ग्राम था और ऑक्सीजन कितना था, 16, जिसने हमें हेल्प किया फॉर्म करने के लिए क्या, वाटर, जो हमें मिला कितना, 80 ग्राम. ओके, अब हम देखते हैं कि हमने, अब ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से एक ही चीज बनेगी, दूसरी कोई बन नहीं सकती. ऐसा है क्या? नहीं, ऐसा तो नहीं है. हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से एक और चीज बनती है, जिसे हम बोलते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड. ओके, तो हम ये कह सकते हैं हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन टुगेदर टू मेक हाइड्रोजन पेरोक्साइड. तो अब देख लेते हैं उसमें क्या रेशियो है. तो देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन पेरोक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, पहले तो वाटर का पता है क्या होता है, H2O. ठीक है ना, समझ में आया. और हाइड्रोजन पेरोक्साइड का H2 और O2. ओके, तो ये फॉर्मूले भी क्लियर रखिएगा कि हम बात किसकी कर रहे हैं. ठीक है, तो हाइड्रोजन हमने यहाँ पे अगेन हमने कितनी ली है, 2 ग्राम, और ऑक्सीजन थोड़ा सा देखिए, ऑक्सीजन हमने जब वाटर फॉर्मेशन की थी तो कितना लिया था, 16 ग्राम. ठीक है, बट यहाँ पे देखिए जब हमने वाटर फॉर्म किया था तो यहाँ पे कितने एटम हैं ऑक्सीजन के, कितने एटम है, 1. तो हमने यहाँ पे कितनी ग्राम ऑक्सीजन ली थी, 16. बट यहाँ पे हाइड्रोजन पेरोक्साइड मैंने फॉर्मूला बताया, इसीलिए मैंने बोला कि आप फॉर्मूला क्लियर रखिए. यहाँ पे ऑक्सीजन के कितने एटम है, 2. तो यहाँ पे ऑक्सीजन के जब 1 एटम की वैल्यू कितनी है, 16 ग्राम, तो 2 एटम की वैल्यू कितनी हो जाएगी,
यस 32। तो यहाँ पे ऑक्सीजन का रेशियो क्या हुआ, बढ़ गया ना। यहाँ 16 था क्योंकि क्या फॉर्म हो रहा था, वाटर। यहाँ पे 32 हो गया क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा फॉर्म, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। तो देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन जो कि यहाँ पे भी 2 था, H2O और H2, यहाँ पे दोनों जगह क्या है, H की वैल्यू सेम थी। तो हाइड्रोजन की वैल्यू क्या है, फिक्स्ड है, यहाँ पे कोई चेंज नहीं आया। पर ऑक्सीजन की वैल्यू बढ़ गई, 16 से 32 हो गई। और ये किस फॉर्म में बढ़ी है, सिंपल रेशो में। देखिए अगर हम ऑक्सीजन का सिंपल रेशो निकालें 60 ग्राम और 32 में, तो 1:2 आएगा कि नहीं आएगा। तो अगर हम इसका सिंपल रेशो निकालें तो ये आएगा। दैट मीन्स यहाँ पे ऑक्सीजन की वैल्यू क्या हुई, बढ़ गई, यस और नो। तो हमने ये देखा, हमारा जो रूल था, जो हमने अभी लॉ पढ़ा, उसमें क्या बोला गया, व्हेन 2 और मोर एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म। देखो यहाँ पे 2 हमारे क्या है, एलिमेंट्स हैं जो कंबाइन कर रहे हैं और फॉर्म कर रहे हैं मोर देन 1 कंपाउंड। मोर देन 1 कंपाउंड मतलब एक वाटर बना रहा है और दूसरा कंपाउंड कौन सा बना रहा है, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। ठीक है, यहां तक समझ में आया, मोर देन 1 कंपाउंड। देन अब समझने वाली बात, देन द मास ऑफ 1 एलिमेंट। अब देखिए इनका जो मास है, ठीक है, जो भी मास है वो क्या है, कंबाइंड विथ फिक्स्ड मास। फिक्स्ड मास मतलब फर्स्ट वाला जो हमारा रिएक्टेंट होगा वो फिक्स्ड होगा। तो यहाँ पे हाइड्रोजन दोनों ही कंडीशन में, चाहे वो वाटर फॉर्म करे या फिर क्या परऑक्साइड फॉर्म करे, दोनों ही केस में क्या है, फिक्स्ड है। मतलब यहाँ पे इसके रेशो में, इसकी मास में कोई चेंज नहीं है। पर ऑक्सीजन देखिए, मास ऑफ अनदर एलिमेंट इज ऑलवेज इन अ सिंपल रेशो। और अनदर एलिमेंट क्या है, वो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है किस फॉर्म में, सिंपल रेशो में। ठीक है ना, पहले 16 था फिर 32 हो गया। ओके, होप आपको ये समझ में आया कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। आप एक बार फिर से लॉ पढ़िए, व्हेन 2 और मोर एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म मोर देन 1 कंपाउंड। यस, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को हमने आपको समझाया कि हाइड्रोजन ऑक्साइड से हमने 2 चीजें बनाई, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से हमने एक वाटर बनाया और दूसरा हाइड्रोजन पर ऑक्साइड बनाई। और फिर उससे हमने आपको रेशो के थ्रू ये समझाया जो इन्होंने बोला है, देन द मास ऑफ 1 एलिमेंट कंबाइंड विथ फिक्स्ड मास ऑफ अनदर एलिमेंट इज ऑलवेज इन अ सिंपल रेशो। ओके, चलिए एक एग्जाम्पल और समझते हैं हम इसका, देखते हैं कि क्या है। देखिए हमारे पास है कार्बन और ऑक्सीजन। अब आप बोलेंगे कार्बन ऑक्सीजन से, हाँ तो हमें क्या पता है, हमें पता है कि उससे क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड। यस आई नो। तो देखिए कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, फर्स्टली हमें ये देखना पड़ेगा। कार्बन डाइऑक्साइड का होता है CO2। यस, और कार्बन और ऑक्सीजन से सेकेंड कंपाउंड हमारा कौन सा फॉर्म होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। उसका फॉर्मूला क्या होता है, CO। ठीक है, तो हमने ये देखा, जैसे अभी मैंने आपको एक और एग्जांपल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से समझाया था, वैसे ही यहाँ पे है कि कार्बन और ऑक्सीजन से पहला कंपाउंड हमारा बना कार्बन डाइऑक्साइड और सेकेंड जो हमारा कंपाउंड बना वो है कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, अब हमें दोनों का फॉर्मूला देखना है। कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, CO2, और इसका क्या होता है, CO। ठीक है, तो हमें ये देखना है यहाँ पे कार्बन के कितने एटम है, यहाँ पे कार्बन के 1 एटम है। मतलब यहाँ पे कार्बन का देख लेते हैं हम, कार्बन और ऑक्सीजन का CO2 में कार्बन कितने हैं, 1, और ऑक्सीजन कितनी है, 2। अब यहाँ पे कार्बन के 1 एटम की जो मास वैल्यू है वो है 12 ग्राम। ठीक है, और ऑक्सीजन के एटम की जो मास वैल्यू है 1 के लिए वो है 16, तो 2 के लिए कितनी है, 16। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया, फर्स्ट कार्बन के लिए 12 ग्राम और सेकेंड 2 ऑक्सीजन के लिए 16 ग्राम। ओके, तो हमें उससे जब क्या है, कार्बन और ऑक्सीजन कंबाइन कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। दैट मीन्स 12 ग्राम कार्बन 32 ग्राम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके हमें 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड देती है। ठीक है, ये समझ में आया। अब हम देख लेते हैं सेकेंड हमारा जो है क्या, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड मतलब CO। अब CO में 1 एटम कार्बन का और 1 किसका है, ऑक्सीजन का। तो हम यहाँ पे भी देख लेते हैं,
हमने आपको ऑलरेडी अभी प्रीवियस में भी बताया कि ऑक्सीजन के 1 एटम की वैल्यू है 16 ग्राम और कार्बन के 1 एटम की वैल्यू है 12 ग्राम। तो हम ये कह सकते हैं कि 12 ग्राम कार्बन किससे 16 ग्राम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होके हमें 28 ग्राम कार्बन मोनोऑक्साइड देता है। अब यहाँ पे भी देखने वाली बात है, यहाँ पे कार्बन की वैल्यू क्या है, फिक्स्ड है। यहाँ पे फिर से अगेन क्या चेंज हो रहा है, ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन चेंज हो रहा है क्योंकि देखिए कार्बन में CO2 हो या CO हो, यहाँ पे चेंज किस में है, ऑक्सीजन में, ना कि कार्बन में। तो हम देख लेते हैं, हमें ऑक्सीजन फर्स्टली जो हमें मिला था वो 32 था और सेकेंडली जो हमें मिला वो 16 है। ठीक है, तो हम अगेन अगर इसका रेशियो निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2:1। ये भी एक सिंपल रेशियो है। अगर जिनको नहीं पता मैं उनको बता दूं कि सिंपल रेशियोज क्या होते हैं, 1:2, 2:1, 1:3, 3:1 या 1:2:3 या 1:2:1। ओके, तो ये हमारा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन है। आपको समझ में आया होगा और आपको इसको बुक से करना है। इसके एग्जाम्पल्स कुछ बुक में दिए हैं, अगर आपने बुक ली है, परचेस की है तो पीछे आप इसमें जाइए, इसके कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको करने मिलेंगे। ठीक है, तो आप बुक से करिए, आपको ये समझ में आया होगा कि इसमें हमें करना क्या है एक्चुअली। ठीक है, ये 2 एग्जाम्पल थे, 2 एग्जाम्पल आप अपने मन से करिए। नाउ वी डिस्कस नेक्स्ट लॉ। ओके, नेक्स्ट लॉ हमारा क्या कह रहा है, नेक्स्ट लॉ हमने अभी कितने लॉ डिस्कस कर लिए, 3 लॉ हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। अब नेक्स्ट लॉ हमारा क्या कह रहा है वो देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट लॉ है क्या, पहले हमारा नेक्स्ट लॉ था गे-ल्यूसेक लॉ। अब देखिए, हमने आपको पहले ही बताया था कि ये साइंटिस्ट के नाम पे ही है। ठीक है ना, मतलब जो साइंटिस्ट थे गे-ल्यूसेक, उन्होंने अपने नाम पे इसी का नाम रख दिया, इसलिए इसको बोला गया गे-ल्यूसेक लॉ। अब उन्होंने क्या कहा है थोड़ा हम ये समझते हैं। देखो, बहुत सिंपल सी बात कही है, कुछ उन्होंने ज्यादा इसमें बोला नहीं है, तो वो जो कॉन्सेप्ट देने की कोशिश कर रहे हैं वो हम थोड़ा समझते हैं। और एक बात याद रखिए कि गे-ल्यूसेक लॉ और एवोगैड्रो लॉ हम फिर से पढ़ेंगे आपकी इसी क्लास में, चैप्टर 5 स्टेट ऑफ मैटर में बहुत डिटेल में है, तो हम वहां पे बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। ये एक झलक है, तो इसको थोड़ा सा हम अच्छे से देख लेते हैं। बाकी ये अभी इतना ही है तो हम इतना ही पढ़ते हैं, हम इसको बहुत अच्छे से ड्राइव करेंगे कहाँ पे, चैप्टर 5 में। तो हम वहां डिटेल में और थोड़ा डीपली पढ़ेंगे और एक्सप्लेन भी अच्छे से करेंगे। यहाँ पे इसकी एक झलक है तो हम थोड़ा सा उसी को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम अपने लॉ पे आते हैं। तो हमारा लॉ है जो गे-ल्यूसेक लॉ, वो क्या कह रहा है हम पहले वो समझने की कोशिश करते हैं। पहले फर्स्ट थिंग ये याद रखिए कि ये लॉ जो हमारा था ये किस पे बेस्ड था, वॉल्यूम ऑफ गैस पे। ये गैस के लिए बनाया गया था पहली बात, और गैस के भी किसके लिए, वॉल्यूम के लिए। ठीक है ना, तो उन्होंने क्या बोला है। ठीक है, देखो पहले हम आपको एक एग्जांपल दे रहे हैं, फिर हम आपको लॉ समझाते हैं। ठीक है, तो पहले हम फर्स्टली देख लेते हैं कि इसमें बोला क्या गया है। तो इसमें जो साइंटिस्ट थे हमारे गे-ल्यूसेक सर, उन्होंने बोला है कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन से कंबाइन होकर वाटर देती है। ठीक है, हाइड्रोजन भी गैस होती है, ऑक्सीजन भी गैस होती है, और वाटर भी जब वेपर फॉर्म में होती है तो गैस होती है। ओके, तो यहाँ पे मैंने अभी आपको बोला कि ये लॉ किस पे बेस्ड है, गैस पे, और गैस के भी किस पे, वॉल्यूम पे। थोड़ा सा समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट जाएगा, क्यों वो भी मैं बताती हूँ। ओके, अभी हमें अपना पॉइंट क्लियर करने दो। देखो, हाइड्रोजन किससे, ऑक्सीजन से कंबाइन करके क्या बना रही है, वाटर। ठीक है, ये बात हमें समझ में आई, ये हमने अभी पढ़ा भी है तो हमें समझ में आया। अब देखो उनका जो लॉ था वो किस तरीके से था। हाइड्रोजन का मान लीजिए हमने कितना ml लिया है, 10 ml। ठीक है, और हमने ऑक्सीजन का कितना लिया है, 50 ml। ठीक है, तो हमें इससे क्या मिला, 100 ml वाटर। अब ये जो लॉ है उनका, उन्होंने बोला है कुछ यहाँ पे। ठीक है ना, मतलब उन्होंने बोला है, अब उनका लॉ देखना, when two gases combine, two gases कौन कौन सी, हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस, सपोज। ठीक है, when two gases combine to form compound, हाँ पता है उन्होंने क्या फाउंड किया, कंपाउंड। कौन सा, H2O। when two gases combine to form compound, yes, हमें ये समझ में आया, इतना सबको क्लियर हुआ। ठीक है, इसमें किसी को डाउट तो नहीं है। चलिए, then their volume,
अब ये समझने वाली है कि जब दो गैसें कंबाइन हो रही हैं तो वो कंपाउंड फॉर्म कर रही हैं, ये बात हमें समझ में आई। तो देन देयर वॉल्यूम, किसका वॉल्यूम, ये जो गैसें कंबाइन हो रही हैं उनका वॉल्यूम ऑलवेज इन अ सिंपल रेशो। ये जो दो गैसें कंबाइन होके हमारा कंपाउंड बना रही हैं उनका जो वॉल्यूम होगा वो हमेशा ऑलवेज क्या किस में होगा, सिंपल रेशो में। अब ये मत कहना मैम सिंपल रेशो क्या, अभी मैंने क्लियर किया, प्रीवियस लॉ में हमने बहुत अच्छे से सिंपल रेशो को क्लियर किया है। जिनको पहले से नहीं आता था उनको भी अभी क्लियर हुआ होगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे बस ये समझना है कि जो गैसेस कंबाइन होके कंपाउंड बना रही हैं तो उसका कंपाउंड से कुछ लेना देना नहीं है, रिजल्ट से कुछ लेना देना नहीं है। रिएक्टेंट मतलब जो हमारी रिएक्टेंट गैसें हैं वो जब कंबाइन हो रही हैं तो उनका जो वॉल्यूम है वो किस में होना चाहिए, सिंपल रेशो में। किस में होना चाहिए, सिंपल रेशो में। अब देखिए कैसे होगा ये हम देखने के लिए हम अपने ही जो एग्जाम्पल हमने अभी आपको दिया हम उसको समझ लेते हैं। हाँ, हमने दिया 100 ml दिया था आपको कुछ हाइड्रोजन और 50 ml क्या दिया, तो 50 ml ऑक्सीजन ली, ठीक है। तो हम देखते हैं हाइड्रोजन हमारे पास कितना है 100 ml और ऑक्सीजन कितना है 50 ml। इन दोनों का जब हम सिंपल रेशो निकालेंगे तो कितना आएगा 2:1। हाँ, 50 2 × 100, ठीक है ना। तो कट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2:1। तो ये क्या है, एक सिंपल रेशो है। अभी हमने सिंपल रेशो प्रीवियस लॉ में भी देखा है। तो ये क्या है, सिंपल रेशो है। तो हमारा जो लॉ है वो क्या बोल रहा है, वो यही बोल रहा है व्हेन टू गैसेस कंबाइन टू फॉर्म कंपाउंड देन देयर वॉल्यूम आर ऑलवेज इन अ सिंपल रेशो। यस, तो ये वाला जो एग्जाम्पल मैंने अभी आपको समझाया वो इस लॉ को फॉलो कर रहा है। ओके, होप आपको ये लॉ समझ में आया। यहाँ पे ये लॉ हमारे जो ये लॉ था गेल-ल्यूसेक लॉ ये खत्म हो गया है, ठीक है ना। और हमारे यहाँ पे 4 लॉ कंप्लीट हो गए हैं। यहाँ पे मैं एक पॉइंट जो हमारे कंपटीशन एग्जाम में थोड़ा सा नोटिफाई करने वाली है इसलिए मैं आपको यहाँ पे एक पॉइंट थोड़ा सा क्लियर कर दे रही हूँ। ये यहाँ पे नहीं पूछा जाता और बोर्ड में भी नहीं आता, ये आपको कंपटीशन में हेल्प करेगा इसलिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक पॉइंट नोटिफाई करा रही हूँ कि ये गेल-ल्यूसेक लॉ है, ये डायरेक्टली एक लॉ फॉलो करता है। अब हमने 4 लॉ पढ़ लिए हैं तो अब आप भी बता सकते हैं कि ये कौन सा लॉ फॉलो करता है, बताएं। अच्छा, जो भी बता देगा ना इसका वो प्राइज मिलेगा उसको, ठीक है ना। तो ये असाइनमेंट में आंसर होगा आपके पास क्वेश्चन का कि आप बताएं खुद से, फिर मैं बता दूंगी। वैसे अगर जो ये वीडियो देख रहे हैं उनके पास तो होगा ही कि मैम क्या पूछ रही हैं, बट ठीक है। अब ये असाइनमेंट में आपके लिए क्वेश्चन है कि आप बताएं कि गेल-ल्यूसेक लॉ डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किस लॉ को, जो हमने 4 लॉ अभी पढ़े हैं ना 4 लॉ, उनमें से किस लॉ को फॉलो कर रहा है और कैसे। जो भी बच्चा ये बता देगा वो समझ लो उसको एक गिफ्ट मिलेगी जब भी स्कूल लगेगी तब, पक्का, ठीक है। चलिए हम लास्ट अपने लॉ पे आते हैं। हमारा जो लास्ट लॉ था वो है एवोगैड्रो लॉ। तो एवोगैड्रो लॉ ऐसा नहीं है कि आप लोग पहली बार पढ़ रहे हैं या ये नाम आपने पहली बार सुना है, ऐसा तो है नहीं। 9th में भी था हमारे पास एवोगैड्रो लॉ, 10th में भी था, ठीक है। तो यहाँ पे भी है, ये यहाँ पे भी है और हमारे चैप्टर 5 में भी ये है और हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे चैप्टर 5 में। तो यहाँ पे जो इसकी थोड़ी बहुत झलक है जितना इस चैप्टर में दिया है हम वो देख लेते हैं इसको, ठीक है। क्या है हम ये समझने की कोशिश करते हैं। तो पहले हम सबसे पहले देखते हैं कि लॉ क्या है। चलिए एवोगैड्रो लॉ क्या है ये समझना है पहले। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि हम कहना क्या चाह रहे हैं, ठीक है। इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस मतलब कोई भी गैसेस हो, चाहे नाइट्रोजन हो, हाइड्रोजन हो, ऑक्सीजन हो, व्हाटएवर, कोई भी गैसेस हो उनका इक्वल वॉल्यूम मतलब अगर हमने कोई भी एक वॉल्यूम लिया है तो एक वॉल्यूम हाइड्रोजन भी होना चाहिए, एक वॉल्यूम ऑक्सीजन या एक वॉल्यूम नाइट्रोजन, ठीक है, कोई भी। तो इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस अंडर सिमिलर कंडीशन मतलब चाहे आप उसी का एक कंडीशन मतलब टेम्परेचर भी सेम होना चाहिए और प्रेशर भी सेम होना चाहिए, ठीक है। मतलब अगर आप हाइड्रोजन ले रहे हैं तो उसके लिए आपने जितना टेम्परेचर और प्रेशर मेजर किया उस प्रेशर और टेम्परेचर में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन या कोई भी गैस जो आपने ली है उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है।
कंटेन इक्वल मॉलिक्यूल्स, कंटेन इक्वल मॉलिक्यूल्स। अब कॉन्सेप्ट थोड़ा समझने वाला है, देखिए कैसे। हमने जब क्या ली, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस अंडर सिमिलर कंडीशन, मतलब एक सी कंडीशन हो, जैसे हम बोलते हैं ना एनवायरमेंट कंडीशन तो सेम होनी चाहिए किसी भी, तो यहाँ पे उसके इस लॉ के फॉलो होने के लिए मैं बता रही हूँ इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस। हम कोई भी गैसेस लें जिसमें क्या हो, सिमिलर कंडीशन हो, टेम्परेचर और प्रेशर सेम हो, तो उसमें जो भी मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, सेम होते हैं। ठीक है, अब कैसे थोड़ा सा हम आपको एग्जाम्पल के थ्रू और समझाते हैं तो आपको और क्लियर हो जाएगा कि ये लॉ क्या है। ठीक है ना, देखिए एवोगैड्रो के टाइम जब इन्होंने ये लॉ दिया था तब एटम और मॉलिक्यूल्स की थ्योरी नहीं आई थी। दैट मीन्स एटम की थ्योरी नहीं आई थी, मतलब तब ये पता नहीं था, रिसर्च नहीं हुई थी कि एटम क्या है, एटम से हमारे जो पार्टिकल्स मतलब पार्टिकल्स हैं वो एटम से बन रहे हैं, ये कुछ भी नहीं आया था, ये डायरेक्ट लॉ था। ठीक है ना, तो उस टाइम क्या है, वॉल्यूम में मेजर होता था, तो 1 वॉल्यूम हाइड्रोजन एंड अगेन 1 वॉल्यूम हाइड्रोजन कंबाइन 1 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, तो हमें क्या मिल रहा है, वाटर। ये पता है ना, जब हमारे पास क्या हो, 2 हाइड्रोजन हो और 1 ऑक्सीजन हो तो हमें वाटर मिलता है, ये हमें बात पता है। यस, सबको पता है। चलिए, तो हम ये कह सकते हैं कि जब हमारे पास 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन हो तो हम वाटर बना सकते हैं, बना सकते हैं, यस और नो, बना सकते हैं, यस। चलिए, तो हमारा लॉ यही कह रहा है कि क्या, जब इक्वल वॉल्यूम, हमने सब जो भी गैसेस हैं, चाहे हाइड्रोजन गैस है, चाहे ऑक्सीजन गैस हो, चाहे वेपर ऑफ वाटर हो, कोई भी गैस हो, जब हम क्या कर रहे हैं, इक्वल वॉल्यूम में ले रहे हैं, ठीक है ना, तो उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं, उनके अंदर जो पार्ट मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं वो सेम होंगे। अब देखो कैसे होंगे वो हम थोड़ा और समझाने की कोशिश करते हैं। हम मान लेते हैं, जैसे आपने कभी ग्राफ बनाए होंगे मैथ्स में, तो आप क्या करते हैं, पैरामीटर मान लेते हैं ना ग्राफ में, कि इतना हमने इतना माना है, 1 सेंटीमीटर, इतना मीटर, ऐसा कुछ मानते हैं। चलो यहाँ पे हम मान लेते हैं 1 वॉल्यूम इक्वल होता है 1 लाख पार्टिकल। ठीक है, ऐसा मान सकते हैं क्या, सपोज, अभी हमने ये आपको सिर्फ सपोज करने के लिए बोला है, ना कि आप ये मानो कि ये कुछ ट्रू डाटा है, ये ट्रू डाटा नहीं है, सिर्फ हम आपको समझाने के लिए कि आपको ये लॉ क्लियर हो जाए कि मैं एक्चुअली इस लॉ के थ्रू एवोगैड्रो सर क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है ना, तो वो समझने के लिए मैं बस आपको ये कोशिश कर रही हूँ कि आपको समझ में आए कि इस कॉन्सेप्ट में है क्या। ठीक है, तो मैंने ये बोला कि सपोज आप करिए 1 वॉल्यूम इक्वल, आप मान लीजिए कि 1 लाख पार्टिकल होते हैं, मतलब अगर 1 वॉल्यूम हमने हाइड्रोजन का लिया है तो इसमें कितने 1 लाख पार्टिकल्स हैं। यस, ठीक है, इसमें भी कितने 1 लाख पार्टिकल्स हुए। ठीक है ना, 2 एटम है, क्योंकि 2 एटम किसके हैं, हाइड्रोजन के, और 1 एटम किसका है, ऑक्सीजन का, तो इसमें भी कितने। अब देखो हमने बोला इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस, यहाँ कितनी भी गैसेस हो सबके क्या है, एक ही कंडीशन में क्या होंगे, इक्वल मॉलिक्यूल्स। तो जब हाइड्रोजन के इस कंडीशन में 1 लाख मॉलिक्यूल्स हैं, तो इसी कंडीशन में किसी और भी गैस के कितने होंगे, 1 लाख होंगे। यही हमारा लॉ है। हमारे लॉ में ये बोला गया है कि अगर हम एक ही वॉल्यूम लेते हैं इर्रिस्पेक्टिव कोई भी गैसेस का, ठीक है ना, तो उसका इक्वल वॉल्यूम है, तो उसमें मॉलिक्यूल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, तो अगर एक ही कंडीशन में हमने हाइड्रोजन लिया है और उसमें कितने 1 लाख एटम 1 लाख पार्टिकल प्रेजेंट है, इस समय एटम का कॉन्सेप्ट नहीं आया था, इसलिए एटम बोलना गलत होगा, इसलिए मैंने उसको हटा दिया है। यहां हम पार्टिकल्स बोल सकते हैं, मॉलिक्यूल्स बोल सकते हैं, पर एटम का कॉन्सेप्ट नहीं आया था। हम अपनी प्रीवियस, अब जो नेक्स्ट क्लासेस होंगी हम उसमें डाल्टन और एटम का कॉन्सेप्ट शुरू करने वाले हैं, तो हम तब से पढ़ेंगे। ठीक है ना, अभी कुछ 8003 चल रहा था, मैंने अभी बताया था जब थर्ड लॉ स्टार्ट किया था, तो अभी ये जो टाइम चल रहा है इस टाइम एटम नहीं आया है। ओके, तो जब एटम नहीं आया तो हम अभी अगर एटम का बोलेंगे ना तो ये अभी गलत होगा, इसलिए हम यहाँ पे पार्टिकल और मॉलिक्यूल्स जैसे वर्ड यूज कर रहे हैं। हाँ, नेक्स्ट हम जो अब पढ़ने वाले हैं, हम डाल्टन एटॉमिक थ्योरी पढ़ेंगे डिटेल में, उनके कॉन्सेप्ट को। हाँ, तब से हम थोड़ा कॉन्सेप्ट में जाएंगे किसके, एटम के, बट अभी नहीं आया था जब ये एवोगैड्रो लॉ आया था, तो इसलिए यहाँ पे हम नहीं कह सकते कि ये एटम की बात हो रही है। ठीक है, बट यहाँ पे लॉ जो इन्होंने बोला था वो थोड़ा समझने की जरूरत है। ठीक है ना, तो अब मैंने बोला कि 1 वॉल्यूम
किसका, हाइड्रोजन का अगर हम लेते हैं एक सिमिलर कंडीशन में, तो उसमें 1,00,000 पार्टिकल प्रेजेंट है, तो उसी कंडीशन में अगर हमने ऑक्सीजन गैस ली है तो एक वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम 1 ली है, तो भी उसमें कितने पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे, 1,00,000। कितने पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे, 1,00,000, ठीक है ना, ये क्लियर हुआ। और फिर जब हमारा उससे क्या कंपाउंड बन जाएगा तो हमें क्या मिलेगा, हमें अब देखो यहाँ पे एक हमें हाइड्रोजन के और इसके तो सेम ही हुए, ठीक है ना, तो 1,00,000 इनका मानेंगे, और यहाँ पे ऑक्सीजन है तो 1 on 1, तो यहाँ पे हो जाएगा कितना वॉल्यूम मिल रहा है वाटर का, जब 1 वॉल्यूम में 1,00,000 मॉलिक्यूल्स हैं तो 2 वॉल्यूम में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, 2,00,000। यस, गुड, ठीक है, आपको ये बात समझ में आई, ठीक है। अब मैं आपको ये बताती हूं कि इस लॉ का उस टाइम जब ये दिया गया था उसका तब अप्रिशिएशन क्यों नहीं हुआ, ठीक है ना। देखिए, ये लॉ दिया तो बहुत सही था उन्होंने, और ये इन्होंने बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट बताया था, पर जो टाइम था ना 1803, ठीक है ना, उस टाइम हमारे क्या है, एटम की थ्योरी आई नहीं थी, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी नहीं थी, हमें एटम का कॉन्सेप्ट कुछ भी पता नहीं था, तो उस टाइम क्या है, इस लॉ को फॉलो करना थोड़ा डिफिकल्ट था, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, तो उस टाइम क्या है, इनको इस लॉ के लिए कोई भी अप्रिशिएशन नहीं मिला, ठीक है ना। बट इन्होंने जो लॉ फिर आगे चल के जब कुछ टाइम मतलब 50 ईयर्स जब बीत गए और हमने काफी अच्छे से एटम की थ्योरी को समझा और डिटेल में कॉन्सेप्ट को जब हमने समझ लिया, तब उनको ये इसका जो ये एवोगैड्रो सर है और उनका लॉ है, तब इसको उनका अप्रिशिएशन मिला, ठीक है ना, क्योंकि इस लॉ में बहुत कुछ बताया गया है। देखिए, इसमें बताया गया है कि हाइड्रोजन कैसा है। देखिए, हमने अभी 9th क्लास में भी पढ़ा है, अगर आप कुछ लोगों ने नहीं पढ़ा है तो वो थोड़ा सा क्लियर करेंगे, प्रीवियस जाके थोड़ा सा पढ़ेंगे कि हम पढ़ चुके हैं कि हमारे एटम्स होते हैं, एटम्स पॉलीएटॉमिक भी होते हैं, डायएटॉमिक होते हैं, फिर मोनोएटॉमिक भी होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ समझ में आ रहा है कि हाइड्रोजन कैसा है, डायएटॉमिक, और ऑक्सीजन कैसा है। देखो, एक बात समझना कि यहाँ पे 2 हाइड्रोजन के एटम है और एक ऑक्सीजन का है, पर ऑक्सीजन ऐसा नहीं होता, ऑक्सीजन कैसा होता, 1/2, 2, दैट मीन्स वो भी डायएटॉमिक प्रेजेंट होता है, और फिर वो मिलके, मतलब हम ये कह सकते हैं डायएटॉमिक हाइड्रोजन गैस डायएटॉमिक ऑक्सीजन गैस के साथ कंबाइन होके पॉलीएटॉमिक वाटर वेपर बना रही है। ओके, समझ में आया। तो ये कॉन्सेप्ट आगे जाके बहुत यूजफुल हुआ जब ये एटॉमिक और एटम्स का कॉन्सेप्ट सबको क्लियर हो गया, बट एट अ टाइम जब उन्होंने ये लॉ दिया था तब इनको इसका अप्रिशिएशन नहीं मिला, ठीक है। तो इसके साथ ही हमारे 5 लॉ खत्म हो गए हैं और हमने ये डिस्कस कर लिए, ठीक है। होप आपको समझ में आए होंगे, आपको इन सबको पढ़ना है और इसी के नोट्स बनाने। कुछ बच्चों ने ये पूछा था कि मैम हम आपके वीडियो से ही नोट्स बनाते जाएं, तो यस, आप मेरे वीडियो से भी नोट्स बना सकते हैं, और जितना मैंने लिखवाया है वीडियो में अगर आप वो भी लिखते हैं तो उतना काफी है, और जिनको बुक से बनानी है आप बुक से भी बना सकते हैं। हाँ, ये जरूरी है कि अगर आप एक्स्ट्रा मैटर थोड़ा सा ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, बट नहीं करना है इतना भी करेंगे आप, और एग्जाम्पल को अच्छे से समझाते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल को एक्सप्लेन किया है, तो आपको राइट करना आना चाहिए कि आप उस एग्जाम्पल में क्या बोल रहे हैं। तो अगर आप वो कर पाते हैं तो हाँ, आप डेफिनेटली मेरे वीडियो से ही नोट्स बनाइए। ओके, थैंक यू।